सर आपसे बस एक मेरा छोटा सा प्रश्न है। क्या सर हमारी सरकार दबाव में आने के बाद ही काम करती है, उससे पहले रिजाइन क्यों नहीं लिया शिक्षा मंत्री का? देखिए, जब आप यह बात कह रहे हैं तो सारे विषयों पे कार्रवाई। अब सबसे पहले आप बताएं फर्स्ट प्रायोरिटी क्या थी। फर्स्ट प्रायोरिटी ये थी कि एग्जाम तुरंत सक्सेसफुली कंडक्ट करके जल्दी से जल्दी रिजल्ट निकाल दिया जाए ताकि बच्चों का साल बर्बाद होने से बचा जाए। तो पहले शिक्षा मंत्री जी ने भी, धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपने कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं इस विषय में। ठीक है, तो पहले वो दायित्व तो पूरा किया गया। अब आप सोचिए इन द प्रोसेस आप जो लोग ये कहते हैं ना इसको क्यों नहीं हटाया, हटाया एनटीए के 47 अधिकारियों को हटाया, मिनिस्टर ने रिजाइन किया। पर आप सोचिए कि उस प्रक्रिया के दौरान आप हटा देते, यानी आप ये कह रहे हैं कि मैच के दौरान अपनी टीम बदल देते। पहले छात्रों के हितों का ध्यान रख के वह कार्य किया, उसके बाद छात्रों की भावनाओं का सम्मान करने के लिए उन्होंने त्यागपत्र भी दे दिया। इतना सब कुछ करने के बाद भी संसद तो ठप पड़ी है ना सुधांशु जी, विपक्ष भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। स्वाभाविक सी बात है कि एक कोई टीम है जिसको लगता है कि मुझे जिंदगी भर सिर्फ बैटिंग ही करनी है, मुझे बॉलिंग तो कभी करनी नहीं है। अब जब उनकी फील्डिंग का अवसर आता है तो हल्ला मचाने लगते हैं। तो मैच तो तब हो पाता है ना जब बॉलिंग और बैटिंग दोनों करने वाले हों। तो भाई अब उनकी बॉलिंग का टर्न है, 55 साल आपने बैटिंग की है, अब आप इतना बिलबिला रहे हैं या इतना बिलबिलत तो है आपके अंदर कि 10-12 साल के अंदर आपको लग रहा है नहीं मेरी तो बैटिंग ही आनी चाहिए, मैं बॉलिंग तो करूंगा नहीं। और ऐसे आपको एक और बात बताएं, ये तो वो वाले भी नहीं है, शायद ऑन द लाइटर नोट में कहूंगा, बच्चों को शायद ये ना पता हो, ये क्रिकेट में चौका छक्का कहां से आया, बाउंड्री एंड सिक्स का कॉन्सेप्ट जानते कैसे आया? ये इनिशिएट तो हुआ ऑस्ट्रेलिया में, रूल तो बना ऑस्ट्रेलिया में, मगर इसकी शुरुआत इंडिया से हुई थी। कारण क्या था, राजे महाराजे खेलते थे ना, तो कहते दौड़ना मेरा काम थोड़ी है। वो शॉट मारते थे और स्क्वायर लेग के ऊपर उनका एक अर्दली खड़ा रहता था, वो छतरी लेके वो शॉट मारते थे, रनर होता था वो दौड़ता था और वो राजा साहब के आके छतरी लगा देता था। जब बॉलर अपने रनअप पे चला जाता था तब फिर वो छतरी हटा के फिर स्क्वायर लेग पे आ जाता था। तो कुछ समय के बाद पता लगा जब तक बॉल इतनी दूर जाती है तब तक 4 बार दौड़ लेते हैं। तो कहा गया ठीक है वहां पे बाउंड्री बना दी जाए और वो 4। तो ये तो वो राजे महाराजे थे ना, रन वन करना मेरा काम थोड़ी, मैं तो शॉट मारूंगा फिर कोई आके मेरे लिए छतरी लगा देगा, बाकी लोग दौड़ते रहेंगे। इसलिए उनके मन में ये भाव रहता है कि हम कोई बात सुनेंगे समझेंगे थोड़ी, हम तो जो कहेंगे वो हमारे लिए पर्याप्त है। अगला सवाल। नमस्कार सर, मेरा नाम दीपाली है। मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे कि अभी एक लॉ बनाया गया है तो क्या गारंटी है कि इसको फॉलो किया जाएगा, क्योंकि कानून तो बनते रहते हैं। हाँ, ये जो इन्होंने बात कही, इस लॉ में 3 प्रकार के काम किए गए ताकि बचने की गुंजाइश कम रहे। पहली बात क्या रहती है, आप कितना भी कठिन लॉ बना दीजिए, अगर जांच टाइमली पूरी नहीं हुई तो रास्ता निकल आएगा। तो इसमें जांच के लिए 2 महीने का टाइम ड्यूरेशन किया गया है। फिर जांच के लिए सेंट्रल एजेंसी के साथ साथ स्पेशल टास्क फोर्स का प्रावधान किया गया है। अब जांच भी पूरी हो जाए तो अगर जजमेंट टाइमली नहीं आया तो जजमेंट के लिए 3 महीने की व्यवस्था की गई है और इसको लॉ के रूप में डाला गया है। तो सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश की है कि कठोर दंड, समयबद्ध जांच और त्वरित न्याय तीनों सुनिश्चित हो सके। हां, अब जो लोग ये तर्क देते हैं कि भाई इससे तो कोई ऐसा नहीं है कि पेपर लीक रुक ही जाएगा, ये बात ठीक है। तो अब ऐसे तो कह दीजिए फांसी की सजा के बाद भी मर्डर होते हैं तो फिर फांसी की सजा खत्म कर दी जाए। फिर आप तो ये कहेंगे कि आजीवन कारावास होना ही नहीं चाहिए क्योंकि उसके बाद भी मर्डर होते हैं। फिर आप कहेंगे चोरी का तो धारा कठिन से कठिन की जा रही है ताकि इनके लिए, और इतना कठोर आर्थिक दंड रखा गया है। 1 करोड़ 10 करोड़ की आदमी को थोड़ा बहुत होता नहीं, कुछ लाख रुपए कमा लूंगा तो उसे समझ में आ जाए जितना मैं कमाने की कोशिश करूंगा उससे ज्यादा नुकसान होगा। और एक और मैं फैक्ट करना चाहता हूं, इस बार का जो पेपर लीक है वो टेक्निकली अगर देखें तो वो पिछली बारों से बहुत अलग है। ये टेक्निकली पेपर लीक नहीं है, ये पेपर आउट है। कैसे लीक? क्या होता है कि जहां पेपर बना और फिर वहां से जहां गया पब्लिश होने, प्रिंट होने, फिर जहां प्रिंट हुआ वहां से गया एग्जामिनेशन के पास, इस बीच में कहीं लीक हो जाए उसे लीक कहते हैं। इस बार तो पेपर सेटर वाले ने बाहर कर दिया और यह भी बात आई कि वो कोई कागज में वो याद करके ले गए और बच्चों को जाके बता दिया कि ये क्वेश्चन है तुम ये कर लेना। अब ये तो कुछ ये आज तक किसी ने कल्पना नहीं की थी कि जो टीचर पेपर सेटिंग करेगा वही पेपर को आउट करने में लग जाएगा। ये कुछ वैसा है जैसे कोई न्यायाधीश जजमेंट सुनाते हैं तो जिस दिन जजमेंट प्रोनाउंस होता है उससे पहले वो गोपनीय माना जाता है। तो उस न्यायाधीश को तो पता होता है ना मैं क्या जजमेंट लिख रहा हूं। अब वो जज ही अपना जजमेंट लीक कर दे तो ये तो बहुत कठिन काम है। मगर इसलिए भी सरकार ने व्यवस्था की कि अब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा, 1-2 टीचरों के पास नहीं रहेगा, उसको अलग अलग ढंग से क्वेश्चंस मंगवाए जाएंगे और कैसे उसको जंबल किया जाएगा उसकी व्यवस्था की जा रही। पर मैं ये कहना चाहता हूं इस बार ये पेपर लीक बिल्कुल अलग था, चूंकि उन लोगों ने इसको आउट किया जो खुद पेपर सेटिंग का काम जिनको दिया गया।
देखिए कोशिश और यानी ये व्यवस्था- कुछ कुछ ऐसे समझिए जैसे फाइनेंस सेक्रेटरी ही आपके बजट को आउट कर दे। ये कुछ कुछ वैसी बात थी, इसलिए इसके लिए केवल और केवल सरकार को दोष देना उचित नहीं है। हाँ, मगर ये ना होने पाए, ये व्यवस्था सुनिश्चित करना सरकार जिम्मेदारी का तो काम। सरकार की है ना सुधांशु जी। तो अब देखिए- इसलिए सरकार उसको भविष्य में ध्यान रख रही, क्योंकि कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती जो आपने इमेजिन नहीं की होती हैं, तो फिर उसके लिए सारी भाई बातें कोशिश करनी और पड़ती हैं। व्यवस्था तो इस सरकार ने मॉनसून सत्र से पहले की। डिलिमिटेशन वाला वादा क्या हुआ, विमेन रिजर्वेशन वाला वादा क्या हुआ, अभी तो संसद ठप है, क्या होगा इन बिल का? देखिए, पिछले करीब करीब 2-3 सालों में एक संसद सत्र बताइए जो शांति से चला हो, क्योंकि उन्हें पता है कि लगातार हम चुनाव हार रहे हैं, तो उस हार का नजला हम कहां गिराएंगे, किसी न किसी आधार के ऊपर। अब बताइए, धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के बाद किसी दूसरे विषय के ऊपर विषय उठाने का क्या मतलब था? इसका मतलब साफ ये है ना कि आप अब मैं उदाहरण देना चाहता हूं। आप याद करिए कि इन लोगों ने मणिपुर को लेकर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए थे, और आज का डिजिटल जमाना है, जाके चेक कर लीजिएगा, मणिपुर पे 5% नहीं बोला किसी ने, 95% इधर उधर की बात बोली। राहुल गांधी जी इस टॉपिक पे, पेपर लीक पे उनका भाषण जाके देखिए, क्या उन्होंने बिल के एक प्रावधान को भी कोट किया कि मुझे इस क्लॉज के इस सब क्लॉज को ये गलत लग रहा है और मैं इसमें ये अमेंडमेंट चाहता हूं? कुछ नहीं। इधर उधर वो 3 प्रकार के होते हैं, वो इडियट होते हैं, वो अंधभक्त होते हैं, फलाना ढिमाका, ये सब बोलने लगे आके। इससे दिखाई पड़ता है जब वो सीरियस ही नहीं है तो अब क्या बताया जाए। देखिए, इन नौजवानों को समझाया जा सकता है, मगर पक्की दाढ़ी वाले नौजवान को समझाना बहुत मुश्किल होता है। देखिए, ये नौजवान को तो ये कह सकते हैं कि कोई भटकाने का प्रयास कर रहा है, तो भटके हुए नौजवान को समझाया जा सकता है, पर पक्की दाढ़ी वाले सत्ता के लालच में लटके हुए नौजवान को समझाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वो समझने का विचार ही नहीं रखते हैं और वो हमेशा इतनी आक्रामक भाव भंगिमा बनाकर रखना चाहते हैं। अब मैं एक और बात कहता हूं जो मैंने पुनः भी बोला, ये बताइए, नीट के विषय के ऊपर या पेपर के बारे में संसद में डिस्कशन हो रहा, उसमें गोमूत्र कहां से आ गया? तो कोई रेलेवेंस है? यह दर्शाता है कि मन में क्या भरा हुआ है, कि मुझे कहीं ना कहीं ले जाकर अपना एजेंडा सेट करना है कि इंडियन कल्चर और हिंदू धर्म को लेट डाउन करना है। ठीक। और उसके बाद उन लोगों की ज्ञान की भी मतलब क्या स्थिति, जो मैंने बोला था फिर रिपीट कर देता हूं कि भाई गोमूत्र का साइंटिफिक एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल जो है पेटेंट है यूएस में, एंड पेटेंट नंबर इज 6410059, और बायो एनहांसर के रूप में पेटेंट है 6896907। अब सुनिए, उसके बाद अब सोशल मीडिया पर क्या लोग लिख रहे हैं, अब इसको तो काउंट, अरे पेटेंट होने से क्या हो जाता है, अरे अमेरिका में तो किसी भी चीज का पेटेंट हो जाता है। मतलब ऐसा लग रहा है, भाई पहले तुम ये बताओ, मुझे ये बताओ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री के एंट्रेंस एग्जाम में गोमूत्र का क्या लेना देना था, और जब पेटेंट सामने आ गया तो अमेरिका में पेटेंट भी कैसे ही हो जाता है। इसी से दिखाई पड़ता है इन लोगों की स्थिति क्या है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, जिसे कहते हैं LLTT, लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो।